गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। देखिए बच्चों, गत वीडियो में हमने ब्लड और हार्ट के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें रक्त के भाग पढ़े थे। हमने रक्त के दो भाग मैंने आपको बताए थे, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाओं के फिर तीन भागों का हमने अध्ययन किया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके पश्चात हमने डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़े थे, कणकाणु, अकणकाणु। फिर इनको और आगे भागों में डिवाइडेड किया था। रक्त के कार्यों का हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। साथ ही हमने हृदय की संरचना का और उसकी कार्य प्रणाली का वहां पर अपना अध्ययन किया था। मानव हृदय के बाद जो अगला टॉपिक आता है इस पाठ का, वो आता है मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में। देखिए, उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना या बाहर त्यागना। देखिए, मानव के शरीर में अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। उन अपशिष्ट पदार्थों को समय समय पर शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव शरीर में निर्मित विभिन्न नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को समय समय पर शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए, हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र के रूप में, उत्सर्जन के रूप में कई अंग कार्य करते हैं। जैसे कि बात करें त्वचा की, त्वचा से उत्सर्जन के रूप में पसीना बाहर निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ रूप में पसीना बाहर निकलता है। वृक्क मूत्र का उत्सर्जन करता है, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो ये सभी क्या हैं? अपशिष्ट पदार्थ हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में अवश्य का कार्य करते हैं। इनकी ज्यादा मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, इसलिए इनको समय समय पर शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब इस उत्सर्जन का कार्य करने के लिए, भाई इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने के लिए हमारे शरीर में जो भी अंग या जो भी तंत्र कार्य करते हैं वो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में जो तंत्र काम करता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बचते हैं, जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ये नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब तीन प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं? देखिए बच्चों, अपशिष्ट पदार्थ नंबर एक होता है अमोनिया। अमोनिया। नंबर दो होता है यूरिया। और नंबर तीन होता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। नंबर एक अमोनिया, नंबर दो यूरिया और नंबर तीन होता है यूरिक अम्ल। बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का जो उत्सर्जन होता है वो अमोनियोत्सर्ग, अमोनियोत्सर्ग विधि द्वारा होता है। जीवों में अमोनिया का उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग विधि के द्वारा होता है। यह उत्सर्जन अस्थिल मछलियों, अस्थिल मछलियां, उभयचर प्राणी और जलीय कीटों में होता है। जलीय कीटों में होता है। ये जो जीव होते हैं उत्सर्जी पदार्थ रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट बात आती है यूरिया की। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी जो होते हैं वो यूरिया उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। यूरिया उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव यूरिया उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। इन जीवों में जो यकृत होता है वो यकृत अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इन जीवों में जो यूरिया उत्सर्जी जीव होते हैं, इन जीवों में यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और उत्सर्जी पदार्थ रूप में अमोनिया यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं।
अब इसमें जो जीव आते हैं वो आते हैं स्तनधारी प्राणी, मैमेलिया वर्ग के जो प्राणी आते हैं, स्तनधारी जीव और समुद्री मछली। स्तनधारी जीव आते हैं, समुद्री मछली आती हैं, आदि प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरे होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी यूरिक उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। इन जीवों में अमोनिया को यूरिक अम्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये उत्सर्जी पदार्थ रूप में गोलों के रूप में इसको त्यागते हैं। साथ में ही इसमें जीव आते हैं जैसे कि पक्षी, सरीसृप जो रेंग करके चलते हैं, सांप वगैरह, और कीट, ये आते हैं किसमें? यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी के रूप में। तो ध्यान दें, अपशिष्ट पदार्थ 3, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अगली बात आती है इस पार्ट में मानव उत्सर्जन तंत्र की। देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले यहां पर मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना रहा हूं, ध्यान से देखें। चित्र किस प्रकार से बनाना है। इस तरीके से यहां से इस तरीके से वृक्क लगाना है। दूसरा वृक्क इधर की तरफ लगाना है, जो थोड़ा हल्का सा नीचे लगाना हमारे लिए। इस तरीके से संयुक्त करने हैं। इसके बाद नीचे इस स्थान पर मूत्राशय का निर्माण करना है। मूत्राशय, इसमें तो मूत्रवाहिनी नलिका यहां से वृक्कों से निकालकर यहां पर लेकर आनी हमारे लिए। इस तरीके से ये वही मूत्रवाहिनी नलिकाएं। नामांकन करते हैं इनका। यह है वृक्कशिरा, यह है वृक्क, यह है मूत्रवाहिनी नलिका, और नीचे वाला यह है मूत्राशय, और लास्ट आता है मूत्रमार्ग। ये बायां वृक्क है, ये दायां वृक्क है, दायां वृक्क। चलिए बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ध्यान सुनते चलें। मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है वृक्क, दूसरा भाग होता है मूत्रवाहिनी नलिका, तीसरा होता है मूत्राशय, और चौथा होता है मूत्रमार्ग। मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 मुख्य भाग होते हैं: वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। जो भी हम यहां पर सिस्टम्स का अध्ययन कर रहे हैं, तंत्रों का जहां पर अपन अध्ययन कर रहे हैं रोज, सबसे पहले प्रत्येक बच्चे को इन तंत्रों के भाग याद होने चाहिए कि प्रत्येक तंत्र के कितने भाग हमने डिवाइडेड किए हैं। देखिए, यदि कोई हल्का बच्चा है, कमजोर बालक है, जिसको याद नहीं होता है पूरा वर्णन,
तो जहां तक सवाल है उस बच्चे के लिए समस्त भाग याद होने अति आवश्यक है कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र को 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। देखिए ये वृक्क हैं दोनों, उसके बाद मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय और उसके बाद आता है मूत्रमार्ग। एक एक का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर वर्णन पढ़ रहे हैं वृक्क का। देखिए वृक्क, वृक्क मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। वृक्क मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है, मुख्य उत्सर्जन अंग है जो लगभग 75 से 80% अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। वृक्क मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है जो लगभग 75 से 80% उत्सर्जित पदार्थों का अवशोषण करता है। मानव का वृक्क की आकृति सेम के बीज के आकार की होती है। कैसी आकृति होती है इसकी? सेम के बीज के आकार का होता है। सेम का बीज देखा होगा आपने, सेम की फली आती है, सब्जी जैसी बनती है, तो सेम के बीज के आकार का होता है। ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? गहरे भूरे रंग के होते हैं तथा ये वृक्क व्यक्ति की उदर गुहा में आमाशय के ठीक नीचे, आमाशय के ठीक नीचे कशेरुकदंड के बाईं और दाईं ओर पाए जाते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं। संख्या में एक जोड़ी होते हैं, एक दायां वृक्क एक बायां वृक्क। इसी क्रम में हम यहां पर वृक्क की संरचना का भी अध्ययन करते हैं। पेपर में कई बार अलग से प्रश्न आ जाता है कि वृक्क की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वृक्क की संरचना को कई बार पूछ लेता है। मैं यहां पर सबसे पहले वृक्क की संरचना का चित्र बना रहा हूं, देखें आप ध्यान से। देखिए वृक्क की संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। इस तरीके से बनाएंगे सबसे पहले। इस तरीके से इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से
नामांकन करना है इसका। ये भाग होता है इसका हाइलम वाला पार्ट्स, हाइलम। यहाँ से अनेक मूत्रवाहिनी बाहर निकलती हैं। इस तरीके से मूत्रवाहिनी ये होगा इसका मध्यांश, ये भाग होता है इसका वलकोट, वलकोट वाला पार्ट्स। ये वृक्क आवरण, देखिए मानव वृक्क जो होता है संख्या में 2 होते हैं। मानव वृक्क की संरचना में जिस स्थान पर मानव वृक्क इस तरीके से जुड़ा होता है, अर्थात इसमें जिस तरीके जो खांच पाई जाती है, इस खांच को हम कहते हैं हाइलम। मानव वृक्क में मध्य सतह पर एक खांच पाई जाती है, उस खांच को हम हाइलम कहते हैं। यह इस हाइलम जो होता है, यहां से वृक्क के अंतर्गत मूत्रवाहिनी नलिकाएं, तंत्रिकाएं एवं रक्त वाहिनियां अंदर प्रवेश करती हैं। मानव वृक्क में असंख्य मूत्रवाहिनी जो नलिकाएं होती हैं, ये मूत्र को ले जाने कार्य करती हैं। साथ में ही अनेक जो रक्त वाहिनियां जो होती हैं, वो रक्त को लाने और ले जाने कार्य करती हैं। अशुद्ध रक्त को लाना और शुद्ध रक्त को ले जाने कार्य यहां से किया जाता है। मानव वृक्क में हाइलम के अंदर तरफ जो कीप के आकार की संरचना पाई जाती है, इस कीप के आकार की संरचना को पेल्विस कहा जाता है या वृक्कीय श्रोणि कहा जाता है। वृक्कीय श्रोणि या पेल्विस कहा जाता है। मानव वृक्क में हाइलम के अंदर की ओर की जो कीप के आकार की संरचना होती है, इस कीप के आकार की संरचना को वृक्कीय श्रोणि या पेल्विस कहा जाता है। वृक्क की संरचना के 2 भाग होते हैं, एक उसका बाहरी भाग और एक उसके अंदर वाला पार्ट्स। बाहरी भाग को बल्कोट या कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर के भाग को मेडुला या मध्यांश कहा जाता है। ध्यान दें, वृक्क की संरचना के 2 भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग बाह्य भाग जो होता है बल्कोट कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है, जबकि अंदर वाला जो पार्ट्स होता है वो मध्यांश या मेडुला कहलाता है। मानव वृक्क में असंख्य नलिकानुमा सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। मानव वृक्क में असंख्य सूक्ष्म कुंडली संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स या वृक्क नलिका कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन्स के 2 भाग होते हैं। नेफ्रॉन्स के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। देखिए, नेफ्रॉन्स के 2 भाग, नंबर 1 होता है बोमेन संपुट, और नंबर दूसरा पार्ट होता है वृक्क नलिका। एक होता है बोमेन संपुट वाला पार्ट्स, एक होता है वृक्क नलिका वाला पार्ट्स। अब देखिए, बोमेन संपुट क्या होता है, वृक्क नलिका वाला पार्ट्स क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपके लिए पहले नेफ्रॉन्स का चित्र बनाता हूं, और चित्र बनाने के पश्चात फिर हम इसकी संरचना को पढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा जगह का अभाव है यहां पर। इस तरीके से
इस तरीके से होता है। यहां पर दो वाहिनियां आती हैं इसमें, इस तरीके से ये अंदर आकर के गुच्छानुमा संरचना का निर्माण करती हैं, इस तरीके से। इसको कहते हैं अविवाही धमनी, अविवाही धमनी। इसको कहते हैं अपवाही धमनी, अपवाही धमनी। इसको कहा जाता है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। जो गुच्छा बना हुआ है इस गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इसको कहा जाता है नीचे वाले पार्ट्स को इसको कहते हैं हेनले का लूप, हेनले का लूप। यह है आपकी संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। इसको कहते हैं समीपस्थ नलिका, समीपस्थ नलिका। और इसको कहा जाता है दूरस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका। और ये पूरा हो गया आपका नेफ्रॉन का चित्र, नेफ्रॉन। ये हो गया आपका उत्सर्जन तंत्र और ये हो गया आपका वृक्क। देखिए, तो मैं आपके लिए बता रहा था, अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रत्येक नेफ्रॉन्स के दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका बोमेन संपुट वाला पार्ट्स और दूसरा होता है वृक्क नलिका वाला पार्ट्स। तो पहले बात करें बोमेन संपुट की। देखिए, बोमेन संपुट में बोमेन संपुट में अवायी धमनिका प्रवेश करती है और अवायी धमनिका बाहर निकलती है। ये अवायी धमनिका जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य करती है, जबकि अवायी धमनी शुद्ध रक्त को यहां से ले जाने का कार्य करती है। ये अवायी जो धमनिकाएं जो होती हैं अंदर प्रवेश करके एक गुच्छेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। ये गुच्छेनुमा जो संरचना होती है इस संरचना को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट में पाया जाता है, अर्थात बोमेन संपुट एक कीप के आकार का प्याले नुमा संरचना होती है। बोमेन संपुट कीप के आकार की एक प्याले नुमा संरचना होती है जिसमें रक्त के छन्ने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यहां पर होती है रक्त छन्ने की प्रक्रिया। बोमेन संपुट का अर्थात प्याले नुमा जो संरचना होती है पीछे की ओर एक नलिका नुमा संरचना में जुड़ती है। इस नलिका नुमा संरचना को वृक्क नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्क नलिका कहा जाता है। इस वृक्क नलिका के तीन भाग होते हैं, एक होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका और तीसरा होता है हेनले का लूप। तीन भाग होते हैं इसके वृक्क नलिका के। पहला होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका और तीसरा होता है हेनले का लूप। इनमें होकर के मूत्र प्रवाहित होता है और ये पीछे जाकर के संग्राहक नलिका से जुड़ी हुई रहती है। अब इसके बाद संरचना के बाद अगली बात आती है इस पार्ट इसकी कि मूत्र का निर्माण। देखिए, मूत्र का जो निर्माण होता है वो तीन चरणों में संपन्न होता है। मानव में जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है वो कितने चरणों में संपन्न होती है? तीन चरणों में संपन्न होती है। तीन चरण कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला चरण होता है गुच्छीय निस्पंदन। पहला होता है गुच्छीय निस्पंदन, गुच्छीय निस्पंदन। दूसरा होता है परानिस्यंदन और एक होता है श्रवण। तीन होते हैं, तीन चरणों में पूर्ण होती है गुच्छीय निस्पंदन, परानिस्यंदन, पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण और श्रवण। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होती है। पहला है गुच्छीय निस्पंदन, दूसरा है पुनः अवशोषण और थर्ड है श्रवण। तो देखिए, मूत्र निर्माण किस प्रकार से होता है? सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त जो होता है उस अशुद्ध रक्त को अविवाही धमनिका के द्वारा
बोमेन संपुट में लाया जाता है। ध्यान सुनते चलें अब, बोमेन संपुट में लाया जाता है। बोमेन संपुट में लाने के पश्चात, बोमेन संपुट में आने के पश्चात जो ग्लोमेरुलर संरचना होती है, इस ग्लोमेरुलर संरचना में उस अशुद्ध रक्त के आने पर यहां पर उस रक्त में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया आदि जो पदार्थ होते हैं, लवण जो होते हैं, उनका यहां पर क्या होती है, छनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कहां पर? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में रक्त में से ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो अम्ल एवं अन्य प्रकार के लवणों का यहां पर क्या होता है, छनने की प्रक्रिया होती है। परानिस्पंदन प्रक्रिया होती है, निस्पंदन प्रक्रिया होती है। निस्पंदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात यहां से निस्पंद जो पदार्थ होते हैं, वो निस्पंद पदार्थ बोमेन संपुट में डाल दिए जाते हैं। ये निस्पंद पदार्थ बोमेन संपुट से वृक्क नलिका में प्रवेश करते हैं। कहां प्रवेश करते हैं? वृक्क नलिका में प्रवेश करते हैं। वृक्क नलिका में पहुंचने पर इन निस्पंदों में से कुछ आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उनका दोबारा से अवशोषण किया जाता है। जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल हैं, इन आवश्यक पदार्थों का यहां पर पुनः अवशोषण कर लिया जाता है और पुनः अवशोषण करने के पश्चात इन पदार्थों को वृक्क सिरा के लिए प्रदान कर दिया जाता है और वृक्क सिरा के माध्यम से ये पदार्थ दोबारा से कहां पहुंचते हैं? शरीर के अंगों तक पहुंचते हैं। जो पदार्थ यहां पर अवशिष्ट पदार्थ शेष बचते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों को यहां से आगे भेज दिया जाता है और ये पदार्थ संग्राहक नलिका में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। समय समय पर ये संग्राहक नलिका जो होती है आगे जाकर के मूत्राशय से जुड़ी होती है, मूत्रवाहिनियों के द्वारा। अब देखिए दोबारा से अपने उस तंत्र पर आइए। जब वृक्क में सारा काम कंप्लीट हो जाता है, मूत्र का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। मूत्र का निर्माण यहाँ पर जब हो जाता है तो मूत्र का निर्माण होने के पश्चात यहाँ से मूत्र जो होता है इस मूत्रवाहिनी नलिका के द्वारा मूत्राशय में ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। मानव में एक जोड़ी मूत्रवाहिनी नलिकाएं पाई जाती हैं। इन मूत्रवाहिनी नलिकाएं जो होती हैं नलिकानुमा संरचना होती है। मूत्रवाहिनियां नलिकानुमा संरचना होती है, संख्या में एक जोड़ी होती हैं। कार्य क्या होता है? वृक्कों से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य होता है इसका। नेक्स्ट बात आती है मूत्राशय। मूत्राशय मूत्रवाहिनी नलिका से जुड़ी होती है। मूत्राशय एक थैलीनुमा अंग होता है। थैलीनुमा पेशी संरचना होती है। इसकी मांसपेशियां जो होती हैं, पेशियां जो होती हैं, इनमें संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। यहां पर मूत्र अवरोधनी पेशियां पाई जाती हैं जो मूत्र के बाहर निकलने और रोकने पर अपना नियंत्रण बनाए रखती हैं। अब मूत्र को जो संपन्न कराने वाली जो क्रिया होती है, मूत्र को संपन्न कराने वाली जो तंत्रिका होती है, उस तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। मूत्रण की प्रक्रिया को संपन्न कराने वाली तंत्रिका को क्या कहा जाता है? मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। वृक्क द्वारा जो साफ रक्त होता है, इस साफ किए गए रक्त को वृक्क सिरा के माध्यम से शरीर के भागों तक पहुंचा दिया जाता है। यह था आपका मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट आता है इसका कि उत्सर्जन के प्रमुख अंग और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए उत्सर्जन के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। एक होता है त्वचा, एक होते हैं फेफड़े और एक आता है कौन? यकृत। देखिए फेफड़े जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। भाई फेफड़े जो होते हैं O2 को अंदर रक्त में प्रवेश करा देते हैं और CO2 गैस बाहर निकलती है। तो फेफड़ों से कौन सी चीज बाहर निकलती है? CO2 गैस। साथ में अपन बात करें यकृत की, तो देखिए यकृत से बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और विटामिन, स्टेरॉयड हार्मोन्स आदि का मल के साथ उत्सर्जन करता है। यकृत जो होता है बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और विटामिन एवं अन्य स्टेरॉयड जो हार्मोन्स होते हैं उनका मल के द्वारा उत्सर्जन कर दिया जाता है। पेपर में प्रश्न पूछ लेता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के स्थान पर। और शेष बचता है त्वचा, तो त्वचा से नमक, लैक्टिक अम्ल, यूरिया आदि का उत्सर्जन किया जाता है। देखिए आज हमने आपको इस वीडियो में मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया, अवशिष्ट पदार्थों के बारे में बताया। कल की वीडियो में आगे अध्ययन करेंगे जनन तंत्र के बारे में। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।